कोई सा भी ले सकते हो, सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके अलावा जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर दिया करो। चलिए बात करते हैं कि संस्कृत में कैसे 30 में से 30 नंबर लेकर आए। और देखिए 30 में से 30 मान लीजिए आप लोग ना लेकर आए, लेकिन इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 25 प्लस जरूर लेकर आ जाओगे आप। 30 में से 30 भी बहुत से बच्चे लेकर आ जाएंगे, लेकिन अगर 30 में से 30 बाई चांस नहीं आए तो 25 प्लस नंबर आपके कहीं नहीं गए आपके संस्कृत के अंदर। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रख लेना, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसके अंदर मैंने बहुत से बच्चों को 10-10, 12-12 मतलब इतने कम स्कोर भी लाते हुए देखा है। उसकी सबसे बड़ी गलती ये होती है, बच्चों को पता ही नहीं होता संस्कृत में पढ़ना कहाँ है, कहाँ से पढ़ना है, बड़े मिसगाइड होते हैं। ठीक है, तो आपको मिसगाइड बिल्कुल नहीं होना। तो आपको इतना बड़ा स्कोर कैसे करना है वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ध्यान से इस बात को सुनना। ठीक है, तो पहले तो आपका एक कंफ्यूजन दूर हो गया कि जो आपकी 2 लैंग्वेज आपको लेनी होती है, दोनों का सिलेबस आपका, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ लैंग्वेज का आपका फर्क होता है। ठीक, अब देखिए आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपके साथ 7 चीजें शेयर कर देता हूँ। 30 नंबर का आपकी संस्कृत आएगी। ठीक, अब 30 में से आपके 2 पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है आपका 15 नंबर का, जिसमें आपके आ जाते हैं गद्यांश और काव्यांश। जो आपकी दूसरी लैंग्वेज होती है उसमें भी आपके गद्यांश और काव्यांश आते हैं, यानी पैराग्राफ आता है 15 नंबर में। ठीक है, एक आपका गद्यांश पूछ लेगा, एक आपका काव्यांश पूछ लेगा। अब इसके लिए जो आपका पेपर होगा, आपका ऑनलाइन पेपर होगा, तो ऑनलाइन की आपको क्या काम करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। एक मैं आपको करा के बता दूंगा कि ऑनलाइन में आपको किस तरीके से जो आपका पैराग्राफ आता है, गद्यांश काव्यांश होता है, उसको करने का क्या तरीका होता है, ताकि कम टाइम में आप लोग सटीक तरीके से आंसर दे पाओ। मैं आपको एक करा कर दिखा दूंगा, बट उसके बाद सारा काम आपका बचता है, क्योंकि गद्यांश काव्यांश में एक टीचर उसके बाद कुछ नहीं कर सकता, वो आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस करा के दिखा देगा, इसके बाद सारा काम आपका बचता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप लोग सीख जाओगे गद्यांश और काव्यांश को करने का तरीका। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा कर लेना, मेरे वाले मॉक टेस्ट में कर सकते हो, उसके अंदर मैंने बहुत सारे भर के दे रखे अपनी वाली वेबसाइट पर। ठीक, तो गद्यांश काव्यांश का तरीका बता दिया। उसके अलावा कोई भी आपकी लैंग्वेज होती है तो उसमें आपकी ग्रामर नहीं पूछी जाती, ये बात ध्यान रख लेना। सीटेट के अंदर ग्रामर नहीं पूछी जाती। बहुत से बच्चे मेरे से कहते हैं सर आपने तो नोट्स के अंदर ग्रामर ही नहीं दी। भाई तू कहां से, जब पूछी नहीं जाती, जब सिलेबस में नहीं है। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ बेसिक ग्रामर करने की जरूरत है। क्या जरूरत है? सिर्फ बेसिक ग्रामर। और वो बेसिक ग्रामर आई होप आप लोग सभी को आती होगी। और वो बेसिक ग्रामर क्या होती है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह, ये चीज। एक वचन, बहुवचन हो गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द एक आधा जो पूछ लेता है वो भी आपके गद्यांश और काव्यांश से पूछ लेता है। आपका संधि पूछ लेगा, आपका जो समास पूछ लेगा, ये सिर्फ बेसिक ग्रामर पूछ लेगा। उसके अलावा कभी इतिहास में नहीं पूछेगा, रचनाएं नहीं पूछेगा, इन सब के बारे में नहीं पूछेगा, सिर्फ बेसिक ग्रामर आपसे पूछेगा। और जो बेसिक ग्रामर पूछेगा वो भी आपका गद्यांश और काव्यांश से पूछेगा, जिसका आप लोग पैराग्राफ जब पढ़ोगे तो वहां से भी आप लोग आंसर दे सकते हो इजी तरीके से। ठीक, तो आप लोग समझ गए, आपको ग्रामर पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक ग्रामर आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसलिए मैं वही चीज बनाता हूँ नोट्स के अंदर भी जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। ठीक है, वरना दुनिया भर की चीज मैं भर दूंगा लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे डिटेल में कि 15 नंबर में आपके गद्यांश और काव्यांश आएंगे, आपको पैराग्राफ पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है, उसी में से आंसर निकाल के। ठीक है, एक मैं करा दूंगा, बाकी आप लोग जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक, इसको आप लोग समझ गए। ये 15 नंबर कहीं नहीं गए, इससे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता। ना तो इसमें कुछ याद करना है और ना ही कुछ अपने दिमाग पर जोर लगाना, सिर्फ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा इसकी आपको करनी है। ये 15 नंबर ये आपके पक्के हो जाएंगे संस्कृत में, और 15 नंबर जो भी आपकी दूसरी लैंग्वेज होगी, मान लीजिए आपकी हिंदी होगी, संस्कृत हो गया, कुछ होगी, 15 नंबर वहां पर आपके दे जाएंगे। बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए ये वाले। ठीक, ये आपका कवर हो गया। उसके बाद अब बाकी के जो 15 नंबर होते हैं, उस 15 नंबर में आती है आपकी पेडागोजी। इस पेडागोजी में आते हैं बाकी के आपके 15 नंबर। अब इस 15 नंबर में अब देखिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखिए मैंने एक वीडियो हिंदी के ऊपर भी बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लेना। सेम टॉपिक जो हिंदी में पढ़ने हैं वही सेम टॉपिक आपको संस्कृत के भी अंदर पढ़ने हैं। मैंने कहा ना कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा हिंदी और संस्कृत के अंदर, सेम टॉपिक आपको यहाँ पे भी पढ़ने हैं। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पढ़ने होते हैं, खासकर आपकी लैंग्वेज के अंदर। आपने XYZ कोई भी लैंग्वेज लियो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कोई भी आपने लियो, उसमें कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपको पढ़ने होते हैं। कौन कौन से आपको पढ़ने होते हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जिनके बिना शायद आपका सीबीएसई वाले पेपर बना ही नहीं सकते लैंग्वेज का। आपके नोम चोमस्की आपके दोनों लैंग्वेज के अंदर पूछे जाते हैं। कभी कभी आपके सीडीपी में रेयर चांस होता है पूछ लिया जाता है, वरना लैंग्वेज में एक एक क्वेश्चन आपका लैंग्वेज में जरूर पूछा जाता है आपके नोम चोमस्की से संबंधित। ठीक है, भाषा से संबंधित इनका जरूर आता है क्वेश्चन। आपका एक क्वेश्चन आता है आपका जीन प्याजे से संबंधित। अब देखो प्याजे कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं। प्याजे का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका भाषा में पूछा जाता है। जीन यहाँ पर संस्कृत में पूछा जाता है आपका जीन प्याजे ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत में से XYZ कुछ भी पूछ लेगा। जैसे सीडीपी में इनके सिद्धांत में से कुछ भी पूछ लेता है, संस्कृत में भी इनके सिद्धांत में से कुछ भी पूछ लेगा। ठीक, लेकिन जो हिंदी होती है, हिंदी में इनके सिद्धांत में से सिर्फ इनके जो भाषा पर विचार थे उनमें से पूछा जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना ना तो आपको पूरा सीटोएट का निचोड़ निकल जाएगा कि एग्जैक्टली में पेपर में आता क्या है। ठीक है, वरना एच मिस गाइड होते रहोगे आप लोग।
तो जीन पे आ जाएगा, आपको पूरा पढ़ना है सिद्धांत को, ठीक है, आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक। तो जीन पे आ जाएगा, पूछा जाता है। उसी तरीके से आपका लेव वाइगोत्स्की पूछा जाता है, सीडीपी में आपका पूरा सिद्धांत पूछा जाएगा, लेव वाइगोत्स्की संस्कृत में पूरा पूछा जाएगा, हिंदी में उनका पूछा जाएगा आपका जो भाषा पर इन्होंने अपने विचार रखे थे, ठीक। उसके अलावा आपका बीएफ स्किनर का पूछा जाता है, बीएफ स्किनर का आपका जो पूछा जाता है भाषा में, कि भाषा पर इन्होंने जो अपने विचार रखे थे, और हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था कि इनके अनुसार भाषा पर इनका ये विचार था कि भाषा अनुकरण यानी इमिटेशन के माध्यम से सीखी जाती है। आज तक मैंने सीटेट में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं देखा, पता नहीं सीबीएसई वालों का मतलब क्या भूत चढ़ा हुआ है, इनके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं देगा कि भाषा सिर्फ अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कहना है? तो ये स्किनर साहब का, रट लेना ये वाली बात को, तो इसके बारे में मैंने आज तक नहीं देखा ये क्वेश्चन, ठीक। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक देखने को मिले, इससे पहले आज तक सीटेट के एग्जाम में ये कभी देखने को नहीं मिले। ये पिछली बार जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम में भर भर कर देखिए, इनके ऊपर डिटेल में वीडियो आने वाली है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, क्या क्या बातें उनके अंदर गई थी, वो मैं डिटेल में डालकर वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपको पढ़ने हैं सिर्फ भाषा के लिए, ठीक। ये बात हो गया सिर्फ मैं आपकी भाषा के बारे में। अब बात कर रहा हूँ टॉपिक के बारे में जो आपको भाषा के अंदर पढ़ने होते हैं, उनके ऊपर अब नजर डालते हैं। देखिए, आपको पढ़ना होता है एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन 2020, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर मैं वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है। एनसीएफ 2005 आपको पढ़ना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पढ़ना है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो देख लेना। उसके अलावा आरटी 2009 पढ़ लेना, ये भी मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, नहीं देखी वीडियो तो देख लेना। उसके अलावा भाषा अपने आप में पूरा चैप्टर है, एक मैं डिटेल में वीडियो बनाकर डालूंगा, पूरी डिटेल में वीडियो बनाकर डालूंगा। भाषा के संबंध में जितने भी पॉइंट एग्जाम में आते हैं, उन सभी को इस वीडियो के अंदर लूंगा, वो पूरी वीडियो भाषा के नाम से रहेगी, ठीक है। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। ये भाषा के संबंध में आता है। मातृभाषा यानी जो मदर टंग होती है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। भाषा कौशल यानी जो भाषा के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। शिक्षण की जो विद्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, शिक्षण की विद्या, ये मैं करा चुका हूँ। भारत की जो भाषाएं होती है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इससे पहले तक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से इक्का दुक्का क्वेश्चन आता था, ज्यादातर इंग्लिश के बारे में पूछा जाता था। बट पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, वहां पर खूब क्वेश्चन भारतीय भाषाओं से देखने को मिले थे, तो भारतीय भाषाओं के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा भाषा शिक्षा की अवधारणा आपको पढ़नी है, परीक्षणों के बारे में आपको पढ़ना है, आकलन और आपको मूल्यांकन आपको पढ़ना है, अधिगम अक्षमता यानी जो अधिगम विकार होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी, वही आपका डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आपको पढ़ना है। पठन और लेखन के उपागम पढ़ने हैं, और टीएलएम यानी शिक्षण सहायक सामग्रियां पढ़नी है, जो आपकी टीएलएम होती है, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये आपके वो टॉपिक होते हैं जो आपकी लैंग्वेज के अंदर पूछी जाती है, चाहे आपके पास हिंदी हो, चाहे आपके पास संस्कृत हो, XYZ आपके पास कोई भी लैंग्वेज हो, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक। तो ये बात हुई आपके टॉपिक की जो आपके पेडागोजी के अंदर आते हैं। उसके अलावा कुछ आपके और भी कुछ वर्ड आते हैं जिनको कहा जाता है आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड। देखिए, इससे पहले जब पेपर ऑफलाइन आता था, तो उसका मैं इतना बढ़िया तरीके से धज्जीकरण करता था। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड मैंने ऐसे बनाए हुए थे, उनको मैं बच्चों को देता था, वीडियो के अंदर बना के उनको डालता था। एक एक वीडियो से पूरी की पूरी लैंग्वेज खत्म हो जाती थी। बट पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम आया था, नो डाउट पेपर का लेवल अच्छा पूछा गया था, ठीक है। इसमें कहने वाली बात नहीं है, पेपर का जो लेवल था, नो डाउट बहुत बढ़िया लेवल आता है, बट इतना भी बढ़िया लेवल नहीं था कि हमारी मतलब रेंज से बाहर चला जाए। लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आए थे पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में, तो मैं नए नए उनको छाट रहा हूँ, और जो कुछ पुराने वाले बेकार चले गए, अपने जो कारतूस थे वो बेकार हो गए, तो उनको अलग करता जा रहा हूँ। तो कुछ नए और पॉजिटिव और जो नेगेटिव वर्ड देखने को मिले, उनके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाकर डालूंगा, ठीक। उनसे बहुत हेल्प मिलती है पेडागोजी को सोल्व करने में। और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी, तो वैसे वैसे वो एक्स्ट्रा वर्ड आपको क्लास में मिलते जाएंगे, तो आपको क्लास में खत्म हो जाएंगे, तो आपको करने के लिए आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो ये आपको मैंने पूरा सिलेबस बता दिया कि 30 नंबर की जो आपकी संस्कृत आती है, 15 में आपका जो गद्यांश आता है, 15 में पेडागोजी आती है। पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है ना, जो आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, इसके अलावा XYZ आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं करना। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना, इसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। संस्कृत में आप लोग मुझसे लिखवा के ले लो, 25+ नंबर आपके कहीं नहीं गए, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो, ठीक है। इतने महत्वपूर्ण होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने। नोट्स के अंदर मैंने 2011 से लेके और जो पिछली बार तक आपका पेपर ऑनलाइन हुआ तब तक के लगभग सारे डाले हुए हैं, आप लोग उनको प्रैक्टिस करना। ना तो कोई बुक लेना, बुक के अंदर बहुत गलतियां भी आपको देखने को मिल जाएगी, और ऐसा एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको प्रैक्टिस के लिए जो नोट्स के अंदर दे रखे हैं, सिर्फ उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है संस्कृत के लिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर हमने भी कई सारी किताब देखी, लेकिन किताब संस्कृत के लिए नहीं मिलती, ठीक। तो प्रीवियस ईयर सबसे बढ़िया रहता है सीटेट के एग्जाम के लिए, और संस्कृत के लिए तो वैसे ही बढ़िया रहता है। अब मैं बात करता हूँ कुछ क्वेश्चन आंसर की, और देखिए मैं संस्कृत के लिए बताऊं, अगर मैं बात करूं संस्कृत की क्लास की, तो मेरे ख्याल से 5 क्लास में संस्कृत आपकी खत्म हो जाएगी, 5 क्लास में इनफ रहेगी संस्कृत आपके लिए, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं ना,
अगर 2-3 क्लास भी मैं आपको करा दूं ना, तो 2-3 क्लास में आपके पूरे टॉपिक खत्म हो जाने हैं। उसके बाद प्रैक्टिस का काम बचता है बस आपका, क्योंकि इतने सारे टॉपिक है नहीं है मैं बताऊं आपके लैंग्वेज के, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में तो बहुत सारे हो भी जाते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस का काम आपका बता है, तो प्रैक्टिस तो मैं आपके एग्जाम तक कराऊंगा ही। ठीक, चलिए अब आपके सामने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आ गए। ये सभी वो क्वेश्चन है जो पिछली बार आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहले मैंने आसान क्वेश्चन लिए, फिर उसके बाद क्लास का लेवल बढ़ाता जाऊंगा और लास्ट में फिर हार्ड क्वेश्चन रखूंगा। तो इस तरीके से क्लास का मैं लेवल आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग देना। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यम विषय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति है विद्यते। इसमें कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इनमें से कौन सा 8वीं कक्षा में किसकी संस्तुति करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रही है 8वीं 2009 की, 8वीं 2009 की बात कर रहा है यहाँ पर कि 8वीं कक्षा में की शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए, की शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने आपको एनईपी 2020 पढ़ाया था। एनईपी 2020 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें क्लियर ये वाली बात कही गई है कि क्लास 8 तक शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चे की मातृभाषा में, वो होना चाहिए बच्चे की मातृभाषा में, यानी बच्चे की मदर टंग में शिक्षा का वो होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। बच्चे की मदर टंग को, बच्चे की मातृभाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना हुआ है। किसने माना है सबसे महत्वपूर्ण? एनईपी 2020 ने। उसके अलावा एनसीएफ 2005 ने, एनसीएफ 2005 ने सबसे महत्वपूर्ण बच्चे की मातृभाषा को माना है। इसको सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में माना है, कभी इसको प्रॉब्लम नहीं माना। ये माना है कि जितना से ज्यादा बच्चों को ज्यादा अवसर दिए जाए उसकी मातृभाषा में बोलने के, उसकी मातृभाषा में अव्यक्त करने के अपने अवसरों को, उतना ही ज्यादा बच्चा चीजों को ज्यादा सीखेगा। ठीक है, इसलिए इसकी मातृभाषा को, बच्चे की मातृभाषा को ज्यादा अव्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। इसलिए इसको एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में माना है। कभी भी बच्चे की मातृभाषा को सीमित ना किया जाए, क्या ना किया जाए, कभी भी बच्चे की मातृभाषा को सीमित ना किया जाए, हमेशा ज्यादा इसको अवसर देनी चाहिए। एक संसाधन के रूप में इसको एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। और एटलीस्ट 8 क्लास तक तो जो क्लास में जो पढ़ाई होनी चाहिए वो अपने बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसको एनईपी 2020 ने भी माना है और आरटी 2009 भी इसी बात को कहता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, अगर आप लोग देख रहे हो, पहला ऑप्शन कि 8वीं कक्षा पर्यंतम यथासंभव मातृभाषा शिक्षण माध्यम भविष्य, कि 8वीं कक्षा तक जितना संभव होना चाहिए कि मातृभाषा में ही शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। तो पहला आंसर आपका बिल्कुल इसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना महत्वपूर्ण माना है बच्चे की मातृभाषा को। चलिए बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा अधिग्रहणस्य अर्थः अस्ति, कि भाषा के अधिग्रहण का क्या अर्थ है। अब देखिए, एक तो भाषा अधिग्रहण बोल दो या इसको बोल दो भाषा या भाषा अर्जन बोल दो। ठीक है, दो वर्ड यूज होते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अब कहोगे सर ये तो सब हमने हिंदी वाली क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, जिन्होंने पहले वीडियो देख ली होगी, सेम चीजें पढ़ोगे आप लोग, जो आपने हिंदी में पढ़ी है वही सेम पढ़ोगे, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क देखने को मिलेगा। अब देखिए, दो टर्म होती है, एक होती है भाषा अर्जन या जिसको भाषा अधिग्रहण बोल दो, एक होती है आपकी भाषा अधिगम होती है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भाषा अर्जन होती है, भाषा अधिग्रहण जिसको बोलते हैं, ये होता है, भाषा अर्जन होता है जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है। ठीक है, बिना किसी संसाधन के। कैसे सीखा जाता है? प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है। जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, क्या इसमें किसी संसाधन की जरूरत होती है? नहीं, इसमें किसी भी संसाधन की जरूरत नहीं होती है। इसमें बच्चा किसी भी भाषा को अनौपचारिक रूप से सीख लेता है। कैसे सीख लेता है? किसी भी भाषा को अनौपचारिक रूप से सीख लेता है। वो कैसे? देखिए, जैसे हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, आप लोग भी छोटे बच्चे रहे होंगे, तो जो हमने अपनी मातृभाषा है वो अपनी मातृभाषा अपने कहां से सीखी? अपने परिवार वालों से सीखी। हमारे घर में जो भाषा बोली जाती थी उसका अनुकरण करके हम अपनी मातृभाषा सीख गए। तो कैसे सीखे? अनौपचारिक रूप से हम अपनी मातृभाषा को सीख गए। मातृभाषा को कैसे सीखे? हम अपने परिवार वालों से उसका अनुकरण करके हम उस भाषा को सीख गए। ठीक है, तो ये क्या हो गई? भाषा अर्जन। जब किसी भाषा को हम प्राकृतिक रूप से अपने आप ही सीख गए, अपने आप ही सीख गए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें हमें। ठीक है, ना किसी टीचर की जरूरत पड़ी, ना किताब की जरूरत पड़ी, ना नियमों की जरूरत पड़ी। तो ये होती है आपकी भाषा अर्जन होती है। उसके अलावा ये आपकी क्या होती है? सरल होती है, इजी होती है, सरल होती है, सहज होती है, स्वाभाविक होती है। ठीक है, स्वाभाविक होती है। तो ये भाषा अर्जन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा जो भाषा अर्जन होती है ये आपकी कहां से शुरू होती है? ये आपकी परिवार से शुरू होती है, ये आपकी परिवार से शुरू होती है। ये हो गई आपकी भाषा अर्जन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। अब बात करते हैं भाषा अधिगम के बारे में। अब भाषा अधिगम के बारे में होती है जब हम किसी, मान लीजिए तो हमें कोई दूसरी भाषा सीखनी है। अब मान लीजिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, अब हमें दूसरी भाषा सीखनी है, इंग्लिश भाषा सीखनी है। तो इंग्लिश भाषा सीखने के लिए हमें संसाधन की जरूरत पड़ेगी। तो या तो हमें संसाधन की जरूरत पड़ेगी ना, मान लीजिए हमें दूसरी भाषा सीखनी है, ठीक है, अब मान लीजिए हमें इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें संसाधन की जरूरत पड़ेगी। संसाधन में क्या क्या चाहिए भाई? हमें इंग्लिश का टीचर चाहिए, इंग्लिश की किताबें चाहिए, इंग्लिश के रूल्स पता होने चाहिए, तो हमें संसाधन की जरूरत पड़ेगी, तभी तो हमें इंग्लिश भाषा आएगी ना। तो ये इस भाषा को कैसे सीखा जाता है? औपचारिक रूप से सीखा जाता है। इसको कैसे सीखा जाता है?
इस भाषा को औपचारिक रूप से सीखा जाता है। और इस भाषा को कहां से स्टार्ट होती है? ये भाषा स्टार्ट होती है आपकी स्कूल से स्टार्ट होती है, वाली भाषा शुरू जो स्टार्ट होती है। और ये आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है? ये आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है। तो दोनों जो आपकी भाषा है उनके बीच में मैंने कंपैरिजन बता दिया। एक होती है आपकी भाषा अर्जन, एक होती है आपकी भाषा अधिगम। एक को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, एक को अपना जो है संसाधनों के हेल्प से सीखा जाता है। एक आपकी इजी होती है, सरल होती है, एक आपकी कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि ये आपकी जटिल होती है, ये वाली जो भाषा होती है। ठीक है, इसको प्रयासपूर्ण सीखा जाता है, जटिलतापूर्ण सीखा जाता है। आपकी दोनों के बारे में मैंने बता दिया। अब इसने कहा है कि भाषा अधिगरण से अर्थ अस्ति की भाषा अधिगरण का क्या अर्थ है? देखते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, भाषा ये व्याकरण से नियमानाम शिक्षणम की भाषा के व्याकरण के नियम सीखे जाते हैं। तो भाषा के व्याकरण के नियम किसमें सीखे जाते हैं? भाषा अधिगम में सीखे जाते हैं। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत रहा, क्योंकि भाषा अधिगरण की बात हो रही है यहाँ पर। अगला है अनौपचारिक परिवेश है अचेतन रूपे भाषा या शिक्षणम। देखो अनौपचारिक रूप से जब भाषा को सीखा जाता है तो कौन सी बात हो रही है? अनौपचारिक रूप से भाषा अधिग्रहण यानी भाषा अर्जन की बात हो रही है। तो सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। औपचारिक रूप से अगर बात हो जाएगी तो औपचारिक रूप से आपका भाषा अधिगम हो जाएगा। और भाषा विषय के शिक्षक की बात हो रही है तो भी भाषा अधिगम हो जाएगा। तो आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ये टॉपिक देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा आपको बता दिया। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है? अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि यदि छात्राएं कस्मिश्च गतिविधि लगना है, कि यदि छात्रा किसी गतिविधि में लग्न है यानी संलग्न है तथा शिक्षक से तेह सा पारंपरिक व्यवहार है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को अपना पारंपरिक व्यवहार कैसा करना चाहिए? संदर्भानुसारम भाषा है संप्रेषण से जा विकास है सहायक है बहुत ही। देखो पेडागोजी में मैं आपको एक सलाह देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जब भी पेडागोजी का आंसर को सोल्व करो कभी भी एक ऑप्शन को मतलब देखकर उसके ऊपर टिक लगाकर मतलब वही मत रुक जाना। हमेशा चार ऑप्शन को सोल्व करना चाहिए। बट हमेशा ध्यान रखना, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मैं बाकी के तीन ऑप्शन को पढ़ ही नहीं रहा। बताओ क्यों? मुझे वर्ड दिख गया संदर्भानुसारम, मतलब संदर्भ के अनुसार। ये इतना वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड है ना, ये इतना वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड है। और ये सबसे ज्यादा आपको लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर आपको पेपर में भी ये देखने को मिल जाएगा तो आप भी बाकी के तीन ऑप्शन को छोड़ देना, बाकी की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। ये आपके एनसीएफ 2005 ने कहा था कि जो बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हो वो संदर्भ के अनुसार दीजिए, कॉन्टेक्चुअल आप बच्चों को लर्निंग कराइए। ठीक है, तो बच्चों को संदर्भ के अनुसार आप लोग पढ़ाइए। तो जहां पर भी ये वर्ड आपको दिख जाए, चाहे आपकी हिंदी हो संस्कृत हो, संदर्भ के अनुसार, तो आंख बंद करके आंसर लगा देना, आपका आंसर वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो संदर्भ के अनुसार मुझे दिख गया, ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। आंसर आपका हमेशा यही सही होगा। जैसे मैं कहा कि अगर कोई छात्र किसी गतिविधि में लग्न है यानी संलग्न है, तो ऐसे में जो शिक्षक है वो अगर अपना पारंपरिक व्यवहार करता है तो संदर्भ के अनुसार जो भाषा में जो संप्रेषण है, जो भाषा का जो संप्रेषण है, उनके विकास में क्या काम करता है? वो सहायक बनता है। ठीक है, क्या काम करता है? सहायक बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर से हो जाएगा। पहली बार में बाकी के तीन ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा क्योंकि इतना पॉजिटिव वर्ड ये सामने स्क्रीन पर आ गया। मैं इसकी इंपोर्टेंस बता रहा हूँ आपको इस वर्ड की, इसलिए मैं बाकी के तीन ऑप्शन पर नहीं जा रहे। वरना आज तक लाइफ में मैंने कभी ऐसा नहीं करा पेडागोजी में मैंने चार ऑप्शन ना पढ़े हो। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कितना महत्वपूर्ण वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विद्यालय शिक्षायाम नीति रूपे बहुभाषिता इत्यस्य को अर्थ, कि विद्यालय की शिक्षा की नीति के रूप में जो बहुभाषिता है इसका क्या अर्थ है वो आपको बताना है। बहुभाषिता देखिए आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, बहुभाषिता क्या मतलब होता है? जहां पर ऐसी क्लासरूम या ऐसा स्कूल जहां पर अलग अलग बहुभाषा के अलग अलग भाषाओं के बच्चे पढ़ते हो। मान लीजिए एक ऐसी क्लासरूम होती है, जैसे आप लोग भी जितने वीडियो देख रहे हो तो ये भी इसका एग्जांपल है, बहुभाषिता का एग्जांपल है। आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो कोई कुछ भाषा बोलता होगा, कोई कुछ बोलता होगा। ठीक है, आप लोग को एक भाषा बोलने वाले थोड़ी हो, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों। इसी तरीके से जो हमें स्कूल मिलते हैं, जो हमारे देश के अंदर स्कूल है, तो वहां पर भी बहुभाषिकता देखने को मिलती है। कोई बच्चा हिंदी बोलता है, कोई बच्चा तमिल बोलता है, कोई बच्चा पंजाबी बोलता है, कोई बच्चा कन्नड़ बोलता है। ठीक है, कोई बच्चा और कुछ भी मान लो मराठी बोलता है। तो क्लास में अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे देखने को मिलते हैं। तो आपको इसको क्या माननी चाहिए? प्रॉब्लम माननी चाहिए या इसको एक रिसोर्स यानी संसाधन मानना चाहिए? इसको आपको एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए। किसके रूप में मानना चाहिए? इसको आपको एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए। कभी भी इसको एक समस्या के रूप में नहीं मानना चाहिए। देखिए संसाधन के रूप में क्यों मानना चाहिए वो आपको बताता हूं।